नमस्कार दोस्तों, हम आपका इस क्लास में आपकी स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कई दिन से हम आपको एक नई संधि पढ़ा रहे हैं ना, जो कि स्वर संधि इसी प्रकार से समाप्त हो गई हमारी, और व्यंजन संधि भी अपने समापन की ओर चल रहा है। तो आज इसको अभी तक हम जो व्यंजन पढ़ा चुके हैं आपको एक दृष्टि में हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आज जो हम प्रारंभ करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम व्यंजन में क्या क्या पढ़ चुके हैं ये दिखाते हैं आपको। पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। इष्टुत्व संधि पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या पढ़ चुके हैं? इष्टुत्व संधि। तीसरा जस्ट संधि। फिर चर्त्व संधि। फिर अनुस्वार संधि ना, और परसवर्ण संधि। लत्व संधि। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम आपको व्यंजन संधि में इन 7 संधियों का अध्ययन करा चुके हैं ना। आज हम 8वीं और व्यंजन संधि का अंतिम जो संधि है उसका नाम क्या है? अनुनासिक संधि का अध्ययन करेंगे। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक संधि। इसके पहले जो उसके भेद थे उसको क्या कर दिए, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अब सूत्र आप जानते ही होंगे ना। ये आप जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इसको एक साइड कर देंगे संधि के नाम ना, फिर इसके सूत्र लिख देंगे। जैसे इस्तो इष्टुना चु। यदि आप इतने में समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अब इसका अर्थ क्या होता है यहाँ आप अर्थ लिख लीजिए। क्या? सकार और त वर्ग का योग हो। यहाँ नहीं कर सकते ना, का योग किससे हो? सकार या च वर्ग से। तो इसके स्थान पे हम इसे और इसके स्थान पे हम इसे। अब ऐसा अगर आप लिख समझ जाएं तो ठीक है, वरना आप इसको लिख लीजिए अच्छे से कि दंत सकार और तालव्य त वर्ग का तालव्य सकार और च वर्ग से योग होने पर दंत सकार के स्थान पे तालव्य सकार और त वर्ग के स्थान पे च वर्ग आदेशित कर देते हैं। फिर इसके उदाहरण क्या है? रामस सेते ना, हरि सेते ना। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? पूरा नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो आपके जब भी आप देखेंगे तो संधि देखेंगे, सूत्र देखेंगे। आप एग्जाम क्या पूछता है? या तो सूत्र पूछेगा संधि, या एग्जाम्पल देगा ना, बस ऐसे ही पूछता है ना। तो आप क्या इस प्रकार से नोट्स बना लेंगे अपना ना। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या है? इस्तो इष्टुना टू
इसका क्या है? झलाम जसो अंते। इसका खरिच। इसका मुंह अनुस्वार। इसका अनुस्वारस्य यही परसवर्ण क्या है? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। इसका क्या है? तोरले। इसका क्या है? अब हम आपको यही पढ़ाने चल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ठीक है, हम आपको पढ़ाने यही चल रहे हैं। ठीक है, हम इतना पढ़ा चुके हैं, आपका ये अध्ययन हो चुका है, ये 4, 5, 6 और 7 तक। हम क्या पढ़ाएंगे आज? 8वीं संधि पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, यदि आप नोट्स बनाना चाहें अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, जो पहले पढ़ा दिया गया है उसकी सहायता से आपका नोट्स आसानी से बन सकता है। ठीक है, हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? अनुनासिक संधि। क्या? अनुनासिक संधि। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? यरो अनुनासिके सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, तो हम आपको इस सूत्र का एक एक जो पद दिया हुआ है समझा देंगे। पद से क्या हम डिवाइड कर लें, यानी इसका पद विभाजन कर लें, ताकि हमें पढ़ने में क्या हो। अभी आप क्या, ये पूरा सूत्र में लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे? पहले हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यर ना, फिर अनुनासिके ना, फिर अनुनासिक। यरह अनुनासिके अनुनासिक वाह। ठीक है, अब देखिए, वाह मतलब विकल्प से। वाह मतलब क्या है? विकल्प से। विकल्प मतलब करें या ना करें। ठीक है, हम करें या ना करें। यह मतलब यर प्रत्याहार। यह मतलब यर क्या है हमारा? प्रत्याहार ना। और अब देखिए सूत्र क्या कह रहा है? यर प्रत्याहार। अब यर प्रत्याहार हमारा क्या आता है तो हम बता दें बहुत मोटा मोटा। क्या? ह को छोड़कर, ह को छोड़कर सभी व्यंजन। क्या? सभी व्यंजन। किसका अर्थ हुआ ये? यर प्रत्याहार का। ठीक है, यानी यर प्रत्याहार मतलब क्या हुआ कि उसमें ह नहीं रहेगा। उसमें क्या रहेगा? ह नहीं रहेगा। उसके अलावा जितने भी व्यंजन होते हैं सभी मिल जाते हैं ना। अब कैसे पता है हमें कि यही नहीं आएगा? आपको पता है जो हमारा 5वां है, जहाँ से हम व्यंजन स्टार्ट होता है 1, 2, 3 और 4, इसमें हमारा क्या है? पूरा संपूर्ण स्वर है। क्या है हमारे? 4 तक हमारा क्या है? स्वर है। 5वें हमारा व्यंजन स्टार्ट होता है। 5वें में क्या? पहले ह है, फिर यह है,
व फिर र, यानी यहाँ से ले कर के और जो 13वां हमारा है क्या, स और र, यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 14वें फिर क्या लिखते हैं हम, हल लिखते हैं। तो ह यहाँ भी है और ह यहाँ भी है, यानी कि ह को छोड़ के जितने भी वर्ण आएंगे सब हमारे किस में आएंगे, यर प्रत्याहार में। यानी आप समझ गए कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या, यर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, ह को छोड़ के संपूर्ण व्यंजन आते हैं न। चलें आगे। और अनुनासिक वर्ण में क्या आता है, इतना क्लियर हो गया, यर प्रत्याहार। फिर क्या है, अनुनासिक के, जिसे राम क्या बनता है, रामे, क्या बनता है राम का, रामे, राम का, रामे, बालक का, बाल के। उसी प्रकार से क्या है, अनुनासिक एक पद है, अनुनासिक क्या है, एक पद है। तो जो राम का रामे, तो अनुनासिक का अनुनासिक, यानी राम का सप्तमी में एक पद क्या बनता है, सप्तमी के एक वचन क्या बनता है, रामे। उसी प्रकार से अनुनासिक का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, अनुनासिके। यानी कि यर प्रत्याहार के बाद किससे योग हो, अनुनासिक वर्ण से, किससे हो, अनुनासिक वर्ण से। अब अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, पहला हमारा सवाल यह रहेगा ना। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अनुनासिक वर्ण जब भी बोला जाता है तो हमारे व्यंजनों में जो क्या है, य, म, अंग, अण और न, इन वर्णों को अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। किसको, अंग, य, अण और न, ठीक है। क्या आते हैं ये हमारे अनुनासिक वर्णों में आते हैं ना। तो अब कहा क्या कि यर प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आते हैं तो यर प्रत्याहार यानी इनके स्थान पे हम फिर क्या कर देंगे, अनुनासिक, यानी क्या कर देंगे हम, अनुनासिक कर देंगे, ठीक है। यर यानी यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो इस यर के स्थान पे हम अनुनासिक आदेशित कर देंगे। कैसे, विकल्प से, कैसे, विकल्प से, यानी चाहे हम करें या ना करें, ठीक है, चाहे हम करें या ना करें ना। फिर देखिए, यर अनुनासिक के, अनुनासिक को वा कहता है यर प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं तो अब यर क्यों, हम इसे पूर्व में क्यों कर रहे हैं कि यह षष्टमी का एक यर जगत रूप चलेगा। जैसे जगत का जगतः, यदि हम जगत सत्य रूप चलाएंगे क्या बनेगा, पुल्लिंग, पंचमी षष्टमी क्या बनेगा, जगतः बनेगा। तो जब यर का चलाएंगे क्या बनेगा, यर, यही बनेगा ना। जब यर बन गया तो यानी कि यर के बाद यानी क्या रहेगा हमारा, पूर्व वर्ण में क्या रहेगा हमारा, जो हमारा पूर्व वर्ण बनेगा क्या बनेगा, यर, यानी ह को, ह के अतिरिक्त, ह के अतिरिक्त कहाँ हो, पूर्व वर्ण में हो, फिर परवर्ण में क्या हो, अनुनासिक हो, यानी इ हो, म हो, अंग, अण या न, ये कोई वर्ण हो। पूर्व वर्ण में क्या हो, ह के अलावा कुछ भी हो पूर्व वर्ण में, और पर वर्ण में क्या हो, इ हो, म, अंग, अण और न हो। तो इस पूर्व वर्ण के स्थान पे हम पुनः या तो इ कर देंगे या म या अंग या अण या न आदेशित कर देंगे। इतना क्लियर हो गया।
अब हम आपको ऐसे उदाहरण दिखाएंगे तो आप क्या हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा ना। क्या दिखाएंगे, एग्जाम्पल दिखाएं। ठीक है, क्या है हमारा, अभी पहले आप जानिए यर प्रत्याहार में क्या क्या आता है। हाँ कहते हैं कि क्या आएगा, य व र ल य म अंग अण न, फिर झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स और श। कहाँ हमारा ये पूर्व वर्ण में रहेगा, कहाँ रहेगा, पूर्व वर्ण में ना। बोला क्या, यर, यानी हमारा क्या है, ये यर प्रत्याहार है। कहा यदि पदांत यर प्रत्याहार हो तो ना, फिर पर वर्ण में क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो। क्या हो हमारे, अनुनासिक, यानी या तो इय हो या म हो या अंग हो या अण या न। ठीक है, पूर्व वर्ण में क्या हो, यर प्रत्याहार, क्या हो, पदांत हो ना, यानी यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो या अनुनासिक वर्ण परे होने पर ना, इस पूर्व वर्ण के स्थान पे यानी यर प्रत्याहार के स्थान पे हम क्या आदेश कर देंगे, य म अंग अण और न आदेशित कर देंगे। नहीं क्लियर हुआ कि हो गया। जैसे क्या, आप एक देख लीजिए उदाहरण, जैसे हम बोल दें क्या, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ ना, तो हम देख रहे हैं त हमारा जो वर्ण है क्या है, जो हमारा त वर्ण है यर प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। कैसे पता, इसलिए कि हमने कहा पहले बताया था कि यर प्रत्याहार में व्यंजन का सिर्फ ह नहीं आता है। क्या, ह नहीं आता, यदि ह होगा तो यर प्रत्याहार में नहीं होगा। उसके अतिरिक्त हर वर्ण क्या होते हैं हमारे यर प्रत्याहार में आते हैं। तो हमारा क्या है, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, यानी यर प्रत्याहार पूर्व वर्ण में है। और उसके बाद जो न है वो हमारा क्या है, पर वर्ण है, यानी पर वर्ण में क्या है, अनुनासिक वर्ण है। ये है ना अनुनासिक वर्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा यदि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं तो इस यर के स्थान पे अनुनासिक वर्ण यानी त का अनुनासिक वर्ण क्या होगा, न आदेशित हो जाएगा। किस रूप से, यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा से, फिर क्या हो जाएगा, हम जोड़ देंगे ना, क्या बन गया हमारा, जगन्नाथ पद हमारा बन गया। कोई दिक्कत, क्या बना हमारा, जगन्नाथ पद बन गया। ठीक है, क्या हमारा बन गया जगन्नाथ, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। ये जो हमारा सूत्र क्या था, यदि आप सूत्र समझ के, क्या सूत्र क्या था हमारा, यरो
अनुनासिक के अनुनासिको वा, यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। यदि आप ये समझ गए कि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आएंगे तो इस यर के स्थान पे हम क्या कर देंगे, अनुनासिक वर्ण आदेशित कर देंगे, जैसा कि आपको जगन्नाथ में दिखाई पड़ गया ना। और क्या है जिसे लिखा गया, दिक्पाल, ये हो गया ना। फिर क्या है हमारा, षड, क्या है, षड, मासा ना। तो पहले हमारा यहाँ पे एक संख्या बन जाएगी, जस्ट संधि बनेगी, क्या बन जाएगी, जस्ट। तो लेकिन हम क्या देख रहे हैं, पर जो हम यहाँ फोकस कहाँ पे है, अनुनासिक संधि पे ना। तो हमने क्या किया, ट हमारा क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, क्या हमारा यण प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसके बाद क्या है, म हमारा अनुनासिक वर्ण है, यानी कि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आ रहा है। तो इस यर के स्थान क्या कर देंगे हम, ट वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या है, अण है ना। हमारा ये स है, यहाँ क्या है, मासा है ना। क्या हाँ बन गया पूरा, षण मासा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम ये दिखा रहे थे कि जैसे यहाँ ट था, जस्ट तो करते क्या बन जाता हमारा, ये षणमासा बन जाता। क्या बन जाता, षणमासा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर देखिए एक और देख लीजिए, क्या है, प्राक मुखम ना। तो का हमारा क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, हमारा का क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण है। तो क्या होगा, क के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, पता नहीं ना, क्योंकि हम पहले बताएंगे क्या, यदि हमारा क यर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद क्या है, अनुनासिक वर्ण क्या है, म है। यदि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो ना क्या है, अनुनासिक वर्ण है कि नहीं, है ना। फिर तब इस यर के स्थान पे अनुनासिक वर्ण आदेशित हो जाते हैं। तो जो हमारा क था, क्या था, क था। अब क वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या होगा, अंग होगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा, प्राम मुख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक यही सूत्र बनता है, एक और सूत्र यहीं पे लगता है, क्या कहता है वो, क्लियर हो गया ना। ये कहता है कि जो हमारा अनुनासिक वर्ण आ रहा है कहाँ पे, इस साइड में, यदि यह कोई प्रत्यय हो, प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण हो, किसका ना। वार्तिककार ने बताया क्या, यदि यहीं पे प्रत्यय कोई हो रहा है, जैसे कि मयट प्रत्यय, कौन प्रत्यय, मयट प्रत्यय आ गया, या मात्रच प्रत्यय आ गया ना। तो जो हम ये विकल्प रूप से कर रहे थे, प्रांगमुखम ना, चाहे कर रहे हैं या यही रहने दें, लेकिन जब यदि कोई प्रत्यय आ जाएगा, प्रत्यय का मय आएगा या मात्रच का मय जब आ जाएगा ना, तो इसे हम नित्य रूप से कर देंगे। यानी कि ये प्रांगमुख जो हम यहाँ पे विकल्प रूप में रख रहे थे, तो सीधे क्या बन जाएगा हमारा,
अब देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए आप। क्लियर हो गया ना? ये हम बता रहे थे सूत्र कहता है यदि प्रत्यय, एक दूसरा सूत्र आता है क्या, प्रत्ययवाची नित्यम कहता है यदि प्रत्यय हो, यानी कि यह प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक में कोई क्या हो, प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण हो ना, तो हम इसे क्या करेंगे, नित्य रूप से करेंगे। अभी क्या कर रहे थे हम, विकल्प रूप से कर रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, नित्य रूप से करेंगे। जैसे चित धन मात्रम, तो हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण है, और जो म है, सॉरी, तो हमारा क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण है ना, और म हमारा क्या है, तो म हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण तो है ये है, लेकिन ये क्या है, प्रत्यय का है। जब प्रत्यय का है तो आदेश तो वही होगा, त करना ही होगा, लेकिन क्या होगा, विकल्प रूप से नहीं होगा, नित्य रूप से होगा। क्या होगा, नित्य रूप से होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, जोड़िए, क्या बनेगा हमारा, चिन्ह मात्रम। क्या बन जाएगा, चिन्ह मात्रम ना। कोई दिक्कत इसमें हो रही है? क्यों? क्योंकि नित्य रूप से बना हुआ, क्योंकि ये क्या हमारा प्रत्यय था। क्या था हमारा, ये प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आ रहा था। ठीक है, इसी वजह से क्या बन जाएगा, तन मात्रम बन जाएगा। क्या, तत धन मात्रम यदि करेंगे हम, क्या करेंगे, तदधन मात्रम, फिर त क्या बन जाएगा हमारा, न हो जाएगा, और मात्रच प्रत्यय का है न, क्या बन जाएगा हमारा, तन मात्रम न। हम सॉरी, अब आप क्या हो गए, अनुनासिक से में पारंगत हो गए होंगे, है ना। कोई समस्या दोस्तों? हमने आपको बताया यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो उस यर के स्थान पे अनुनासिक आदेश कर देते हैं। हमने इसका उदाहरण क्या दिया आपको, जगन्नाथ, क्या दिया, जगन्नाथ, और क्या दिया, षण्मासम दिया, और फिर एक सूत्र आया, कहता है प्रत्ययवाची नित्यम, यदि प्रत्यय रहता है तो ना, तब भी आदेश वही होगा, लेकिन नित्य रूप से होगा। तो क्या बनेगा हमारा, तन्मात्रम और तन, और क्या बनेगा, चित चिन्मयम। क्या बनेगा, चिन्मयम। ठीक है मित्रों, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ, हम आपको दिखा दें एक चीज़, क्या ये क्लियर हो गया आपको ना, क्या क्या आपको क्लियर हो गया, स्वर संधि क्लियर हो गई, और आज आपका व्यंजन संधि क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि आपका हमने स्वर संधि के कितने भेद बताए थे, 8 भेद आपका क्लियर हो गया ना। और व्यंजन संधि के भी कितने भेद थे, 8 भेद। क्या हो गया आपके, क्लियर हो गए। ये आपके 2 हो गए। हमारा जो नेक्स्ट पीरियड होगा क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए, कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।